नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति है। दोस्तों बात कर लेते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति की। तो यहाँ पर वेणुगोपाल समिति जो है वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति के जनक की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर वी कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है। दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव योजना आयोग का सचिव होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है। दोस्तों बात कर लेते हैं हाइड्रोजन विजन 2025 की। तो यह एक पेट्रोलियम उत्पादों के संग्रहण से संबंधित विजन है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, रेखी समिति गठित की गई थी, यानी रेखी समिति का उद्देश्य क्या था, यह किस उद्देश्य से गठित की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इसका उद्देश्य था अप्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए इस समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है। दोस्तों बात कर लेते हैं केंद्रीय बैंक के सभी बैंकों का कार्य कौन सा बैंक संपादित करता है। दोस्तों भारत में केंद्रीय बैंकों के सभी कार्यों को संपादित करने का काम सभी बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अभी तक कुल कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। दोस्तों बात कर लेते हैं वित्त आयोग की। तो अभी तक कुल वित्त आयोग की संख्या 14 है, यानी अभी तक कुल 14 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ जाता है, विश्व के चाय निर्यातक देशों में भारत का कौन सा स्थान है। दोस्तों यहाँ पर बात करें चाय निर्यातक देशों में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत यहाँ पर तृतीय स्थान रखता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दोस्तों बात करें भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इस ट्रस्ट की स्थापना 1964 को की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में योजनागत परिव्यय के प्रतिशत के रूप में विद्युत उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, यानी छठी पंचवर्षीय योजना की बात की गई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एगमार्ग एक्ट भारत में कब लागू किया गया। दोस्तों बात करते हैं एगमार्ग एक्ट की। तो इसको भारत में सन 1937 को लागू किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में रोजगार के कितने नए अवसर सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 7 करोड़ रोजगार के अवसर को सृजित करने का इस योजना के अंतर्गत लक्ष्य को रखा गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया था। दोस्तों बात कर लेते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना की प्रारूप की। तो यह प्रणब मुखर्जी के निर्देशन में तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। दोस्तों अगर किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय को निकालना होता है
तो राष्ट्रीय आय में किसका भाग दिया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, तब उस देश की प्रति व्यक्ति आय निकल कर आ जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई? दोस्तों बात कर लेते हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना की, तो इसकी स्थापना सन 1987 को की गई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? दोस्तों न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ की अगर हम बात करते हैं तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है, तो यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अनुमानित होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है भारत में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में ऋण वितरण में सबसे अधिक सर्वाधिक हिस्सा किस बैंक ने लिया था? दोस्तों बात कर लेते हैं कृषि में संबद्ध गतिविधियों में ऋण वितरण करने वाली बैंक कौन सी थी जिसका योगदान सर्वाधिक रहा है? दोस्तों इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करेंगे वाणिज्यिक बैंक का सहयोग सबसे ज़्यादा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई? दोस्तों बात करते हैं भारत में प्रथम खनिज नीति की, तो यह 1951 को लागू की गई, यानी 1951 को घोषित की गई। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्याएं हैं? दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले पूंजी का अभाव, ऑप्शन बी है विपणन जानकारी का अभाव, ऑप्शन सी है कच्चे माल का अभाव और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। दोस्तों इस समय लघु उद्योगों में ये तीनों समस्याएं देखने को मिलती हैं, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा कौन सी है? दोस्तों बात कर लेते हैं काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा की, तो इसका सही आंसर होगा यह वह आय है जिस पर कर अपवंचन नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं यदि उस गांव की जनसंख्या से अधिक है, यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आने के लिए गांव की जनसंख्या मिनिमम कितनी होनी चाहिए? दोस्तों इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात कर लेते हैं तो कम से कम 1000 उस गांव की जनसंख्या होनी चाहिए, तभी जाकर वह गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लाभ के अंतर्गत आ सकता है, यानी उस योजना का लाभ लेने के योग्य होता है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।